हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स 7 चैप्टर नंबर 7, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर से आया था वो था अपना एक्सरसाइज 7.2 से एक्सरसाइज क्वेश्चन जितने भी थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन से सारे। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ये दूसरा पार्ट रहेगा। इसमें अंदर एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 7 मतलब कि 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से आप ओपन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ लिख रखा है क्योंकि सॉल्यूशन काफ़ी छोटा था और बाकी क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ लिखे जा सकते थे, इसलिए क्वेश्चन भी लिख दिया है। बाकी अगर किताब है तो निकाल लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन इस पे ऊपर आ ही जाएँ। तो बुक आप अपने बराबर में निकाल लीजिए और सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ़ 1,2 और 4,y और x,6 और 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम के हैं सारे कोऑर्डिनेट्स और इसको टेकन मतलब ऑर्डरली टेकन लिए मतलब टेक किए गए हैं। ए बी सी डी जो मतलब कि पहला पॉइंट रहेगा वो ए के लिए रहेगा, दूसरा बी और ऐसे ही सिमिलरली सारी चीज़ें रहेंगी सभी के लिए, ए बी सी डी के लिए। तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं। इसके अंदर हमें पता क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम है ये, हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू है। दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक एक्स यहाँ पर और एक वाई यहाँ पर, ठीक है। ये 4,y है। अगर साफ समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, दोबारा से मिटा के लिख भी देता हूँ। ये जो है 4,y है, दिस इज योर 4 एंड दैट इज योर y, ठीक है। 4,y है। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से हमें जो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है उसके लिए क्या होना होगा कि पहले तो हमें पैरेललोग्राम की थोड़ी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे कि एक प्रॉपर्टी तो ये पता होनी चाहिए कि जो ये डायगोनल्स हैं दोनों आपस में जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट बनता है ना, या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटर क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पर, इस पॉइंट के अंदर ये दोनों के दोनों पार्ट बराबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मिड पॉइंट दोनों बराबर निकलते हैं दोनों डायगोनल से। यानी अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखना होगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसके मिड पॉइंट से बराबर होगा। दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो दोनों डायगोनल को आपस में बराबर ही बराबर काट रहे होंगे। और मिड पॉइंट ऑफ बी डी के जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट जो होगा वो ए सी का होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों में कॉमन रहता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? पैरेललोग्राम की। इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पर वो क्रॉस करके एक दूसरे को गुजर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, उसको उस पॉइंट पे तो ये दोनों बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? मिड पॉइंट फार्मूला जो था वो पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं अभी तक के। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप देखें उस वीडियो के अंदर के सारे क्वेश्चन हमने कैसे टैकल किए हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूले की मैं बात कर रहा था। मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है आपका वो दैट इज नथिंग बट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दिस इज योर मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। किसी भी मतलब एक लाइन है और उस लाइन को अगर दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला जो निकलेगा क्या निकलेगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोनों के पॉइंट इक्वल है तो बीच में इक्वेट कर देंगे हम। AC के लिए जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? AC का अगर हम लिख रहे हैं तो x1 और x2 कौन से हो जाएंगे? x1 इज योर 1, x2 इज योर x, y1 इज योर 2 एंड y2 इज योर 6। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x और y की वैल्यू समझ में आ रही है ना बात? दिस इज योर x1 एंड दैट इज योर x2। सिमिलरली x मतलब y1 y2 हो जाएगा। और इसके अंदर जब हम BD के अंदर चल रहे होंगे तो BD वाला B से जो चलेगा वो सारा 1 की तरफ होगा और वो वाला 2 पे होगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम ऐसे इक्वेट करेंगे। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से, अगर मिड पॉइंट निकालने होता था या फिर अगर रेशियो में कहीं डिवाइड हो रहा था तो दो कोऑर्डिनेट्स जो आपस में इक्वल हुआ करती थी, यानी अगर हम कोऑर्डिनेट लिख रहे थे क्या नाम है उसका, x, y का इक्वल्स टू ऐसे करके हम लिखते थे, और m1 x2 और m2 x1 इस तरीके से करके m1 प्लस m2 जो लिखते थे, जो कोऑर्डिनेट बन के आता था
उस कोऑर्डिनेट के अंदर हम इक्वेट करते थे, जब हमको रेशियो के फॉर्म में निकालना हो जैसा तो इक्वेट करते थे ना, तो वैसे यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। ये जो टर्म होगा वो इस टर्म के बराबर होगा, यानी इसका एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके एक्स एक्सिस के बराबर होगा, और इस सिमिलरली इसके वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके वाई एक्सिस के बराबर होगा। तो हम क्या कर देंगे कि इसको इससे इक्वेट कर देंगे, यानी 1 + x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2 2 है, कैंसिल आउट कर दो। फिर क्या बच जाएगा इस तरफ 1 + x इज इक्वल्स टू 4 + 7 इज 7, 4 + 3 इज 7, तो 1 + x इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 1 दैट इज योर 6, x इज इक्वल्स टू 6। ये पहला हो गया, x की वैल्यू निकल गई। अब इस तरफ क्या करना था अपने को, इस y की वैल्यू को इस y की वैल्यू से इक्वेट कर देना था। इक्वेट कर देंगे 2 + 6 इधर है, इधर 2 डिवाइड बाई में, तो 2 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू y + 5 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा और y + 5 रह जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम y + 5 इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 8 - 5 होगा, वो निकल के आएगा 3। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को दोनों वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है। हाँ तो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोर्ड पे मैंने फिर से लिख दिया पूरा। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता करना है। वेयर ए पॉइंट का जिसका पता करना है, उसका जो दूसरा सिरा है ना, एक सिरा तो आपका ए है जिसका कोऑर्डिनेट ही नहीं पता, वही पता करना है हमें, और जो दूसरा सिरा बी है वो दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। यानी क्या मतलब क्या हुआ इसका, अब ये देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट पता करना है, लेकिन ए और बी मिल करके जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे ना, वो लाइन सेगमेंट क्या है, डायामीटर है। ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल है आपका, ये ए और बी दोनों जो हैं क्या है, डायामीटर है आपके, ए और बी तो डायामीटर ही हुए ना। इस डायामीटर के लिए भी आपका जो सेंटर है इस सर्कल का सेंटर का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जिससे डायामीटर अपने होकर निकल रहा हो, यानी इसके अंदर ये निकलेगा, मतलब इसका ये एक आर है और ये एक आर है, 2r इज इक्वल्स टू डायामीटर होता है ना जी, ये होता है 2r इज इक्वल्स टू डायामीटर। तो एक तो डायामीटर ये हो जाना है, मतलब कि एक आर ये हो जाएगा और एक आर ये हो जाएगा। चूंकि सर्कल एक है तो आर भी सेम ही होना चाहिए, है कि नहीं, रेडियस दोनों का सेम रहेगा ना, तो दोनों का रेडियस सेम होने का मतलब आप सर्कल वर्कल सब भूल जाओ। इन्होंने ऐसा सिचुएशन बना करके दिया है कि बच्चा सोचेगा, सोचने पर थोड़ा सा मजबूर होगा, और वो हम हो गए, वाकई हुए हैं, क्योंकि वही सर्कल से हमको निकालना था। जबकि सिंपल क्वेश्चन क्या है, अगर आप हम देखें कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसका आपने को क्या दे दिया है, इसका रेशियो दे दिया है, रेशियो दे दिया हो, या फिर आपका जिस पॉइंट से उसको डिवाइड कर रहा है दो भाग में उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, हमको यहाँ रेशियो भी नहीं निकालना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना कि एक लाइन सेगमेंट हुआ करता था, दोनों का दे दिया है, या तो रेशियो दिए थे तो वो लोग हमसे पूछते थे कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट दिए थे तो पूछते थे भैया रेशियो बताओ, तो वो वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं और वो खेल चुके हैं। तो वही करना है यहाँ पर, हमको क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, रेशियो पता करना है, रेशियो पता नहीं करना है हमें डायरेक्टली, अब इसका हमें पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है ए का, बट कुछ उस जैसा ही है। आप इसको सिंपली लाइन सेगमेंट जैसा मानिए, इसके अंदर आपका एक एंड दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट ही हुआ ना आपका, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, दोनों आपस में बराबर होते हैं, मिड पॉइंट हुआ इस लाइन सेगमेंट का। तो मिड पॉइंट आपको दे दिया है और दूसरा आपको मांग रहा है, तो हम फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला में जब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी मिड पॉइंट फार्मूले से निकलेगा ना, मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके हम अगर चाहें तो एक लाइन सेगमेंट का जो मतलब डिवाइडेड पोर्शन है, जहाँ से मतलब वो दो भाग में बांट रहा है, दो भाग में बांटना जरूरी है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ बराबर बराबर बट रहा हो, ये नहीं कि यहाँ से अगर निकल गया तो मिड पॉइंट इसको नहीं मान लेंगे, मिड पॉइंट उसी को मानेंगे जब दोनों तरफ बराबर हो रहा हो, और तभी ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ क्रॉस कर रहा हो तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, मिड पॉइंट का मतलब मिड में ही होना चाहिए, और उस टाइम पे हम फार्मूला लगाएंगे क्या, इसका अगर मान लीजिए कि हमें ये नहीं पता होता, अगर हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता होता और इसका पता होता, कोऑर्डिनेट इसका पता होता, मिड पॉइंट कैसे निकालते, ये वाला फार्मूला लगाते ना जी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला लगाते हैं। तो अभी भी वही करेंगे हम, बस इक्वेशन में जो इस तरफ इक्वेट करेंगे हम इस कोऑर्डिनेट से कर देंगे सिंपली, x y दोनों मिल जाएगा हमें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p दे रखा है 2, -3,
और इस फॉर्मूले को एज इट इज उतारिए, x1 प्लस x1 और प्लस x2 जो है आपका x1 x ही रह जाएगा और x2 क्या रहेगा 1 हो जाएगा। y1 अब आपका y ही रहेगा और y2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 चलता रहेगा। तो x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस 4, y2 इज ये 4 है ना, डिवाइड बाई 2। तो फिर से वही होगा कि मतलब कि ये जो x एक्सिस का जो टर्म रहेगा वो इस एक्सिस के टर्म से बराबर मैच करेगा, इक्वेट करेगा। तो वही कर देना फिर से इक्वेट, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, इससे इक्वेट कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब ये 1 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 3 निकल के आएगा। इस तरफ देखें करते हैं हम y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वेट किससे करना, -3 से, इज इक्वल्स टू -3। 2 जब उससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -6, और जब ये -6 बन जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6। अब 4 भी उस तरफ जाएगा, वो भी नेगेटिव का हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू -10, यानी इसका कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा ना वो 3, -10, ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये क्या है अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, धन धनाधन। मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने बोर्ड पे आ चुका है। वो क्वेश्चन बड़ा ही लंबा था स्टेटमेंट उसका, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि अपने को फिर डायग्राम जैसा कुछ बनाना भी था, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं है। तो आप बुक के अंदर उस क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके अंदर जो सिचुएशन दे रखी है वो यही दे रखी है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक लाइन पी है जो इस लाइन सेगमेंट को, यानी ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स वो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। और उस एक लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं से एक पी नामक पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर दे रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सच दैट कि ए पी जो है, ए पी का जो रेशियो रह रहा है वो 3/7 का है। एपी का रेशियो क्या है, यही गिवन है आपका। बाकी तो 2 पॉइंट्स और 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो तो दिए हुए ही हैं, वो हमने लिख दिए, लाइन सेगमेंट जोड़ के बना दिए। उसके अलावा जो मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि एपी का जो रेशियो है, एपी ए और पी, ये जो है वो कितना है 3/7 है। ठीक है, 3/7 का मतलब ये हुआ कि अपने पास अगर लाइन सेगमेंट के बीच से पी निकल रहा है और 3/7 इसका यहाँ पर मतलब इन दोनों का डिस्टेंस निकलता है, इतना टाइम्स है 3/7 का। 1 मिनट जरा रुके। हाँ जी, तो ये है मतलब मसला यहाँ पे। तो जो गिवन है वो AP जो है, AP इज 3/7 टाइम ऑफ AB। AB टोटल डिस्टेंस हो रहा है और ये जो AP है वो 3/7 पोर्शन है टोटल AB का। तो इसका मतलब सिंपल यही होता है ना जी, कि अगर हम AP है यहाँ पर और यहाँ पर AB है, इस AB को इधर ले आएँ, किधर, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा कि AP/AB इज इक्वल्स टू 3/7। तो सिंपल से बात समझ में आ जाती है ऐसे तो, कि AP जो है वो उसकी वैल्यू 3 है, AP की जो डिस्टेंस रह जाएगा AP का वो 3 हो जाएगा, और AB की जो डिस्टेंस रहेगा वो 7 हो जाएगा, यानी AB जो है वो 7 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमें P पॉइंट निकालना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि सिचुएशन आपको दिया जाए कि एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, दोनों एंड का जो मतलब कोऑर्डिनेट्स वो आपको पता है। अब अगर रेशियो पता लग जाए तो आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना जी। सिंपली आपको अगर रेशियो पता लग जाए तो आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और हम जो यहाँ से खेल करके आ रहे हैं ना, वो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रेशियो पता लगा पाएँ। तो क्या क्या पता लगा लिया अब तक कि जो AP का जो डिस्टेंस रहेगा इससे वो 3 रहेगा। ठीक, अब PB का डिस्टेंस अगर और पता लग जाए तो फिर काम बन जाए। तो PB का डिस्टेंस निकालना और भी आसान है, क्योंकि AB इजिकल्स टू अगर 7 है और AP इजिकल्स टू 3 है, तो BP क्या हो जाएगा, यानी PB कह लो या BP कह लो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीधा PB इजिकल्स टू AB माइनस AP, AB माइनस AP, इतना माइनस कर दो तो बच जाएगा वही है 7 - 3 इजिकल्स टू 4। तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा 4। तो अब आप मान लीजिए ना कि आपको लाइन सेगमेंट पता लग गई, ये आपका P पॉइंट हो गया, इधर रेशियो जो है वो 4 है, इधर रेशियो जो है वो A है, मतलब 3 है, और ये AB का है, यानी आपको रेशियो जो है वो 3:4 का है, यानी M की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 4 है। ठीक, अब जब ये पता लग गया आपको और x1 x2 सारी चीज़ें पता ही है, y1 y2 पता ही है, m और n की वैल्यू पता ही है, तो भाई इसका कोऑर्डिनेट निकालना कौन सा बड़ा काम है। तो सीधे सीधा आइए, जब सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, p का कोऑर्डिनेट निकालिए, p(xy) = mx2 + nx1। m और n मैं मानता हूँ उसके लिए, बाकी आप चाहें तो m1 m2 भी मान के चल सकते हैं, m1 x2 + m2
x1 ऐसा भी मान के चल सकते हैं, m1 m2 मान लीजिए, mn है तो मान लीजिए ये भी चलेगा, और m1 m2 मानते हैं तो भी चलेगा, जो मन करे आपका, जो इच्छा है अपने श्रद्धा अनुसार आप मान सकते हैं, इसमें कोई आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसको सेक्शन फार्मूला यही है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y आई मीन my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस n। m और n की वैल्यू वहाँ भी मैंने बताई थी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि m/n का जो रेशियो है वो 3:4 का है। क्या है? 3:4 का है। तो आप वैल्यूज पुट करिए, m की 3 रहेगी, n की 4 रहेगी, x2 की वैल्यू आपकी 2 है पॉजिटिव में, और x1 की वैल्यू है वो नेगेटिव में -2 है, मतलब नेगेटिव में 2 है, वही बात हो गई। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 × 2 6 हो जाएगा पॉजिटिव का, 4 × -2 इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ 8, और 6 - 8 डिवाइड बाई 2 विल बी -2/7। सिमिलरली आप इस तरफ जब सॉल्व कर रहे होंगे my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस n, वो क्या निकल कर आएगा भाई कि इनका जो कर दो आप, 3 × -4 है, 3 × -4 -12 बोलेगा, और 4 × -2 जो हो जाएगा वो -8 हो जाएगा, -8 और -12 क्या होगा -20। अरे यार ये 2 कहाँ से चल रहे हैं, 2 नहीं चल रहा भाई, ये 3 + 2 3 + 4 3 + 4 है ना, तो 7 चलेगा ना जी मुझे, वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 वही वाला खेल चल रहा था अभी तक दिमाग में था, इसलिए वो लिख दिया। 3 + 4 डिवाइड बाई 7, 3 + 4 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो -2/7 और -20/7, जो इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा ये p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी, -2/7 और -20/7। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट अभी लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बताता हूँ। हेलो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुँच चुके हैं, एक्सरसाइज 7.2 के। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, गालिब क्या कहना चाह रहा है, आप बुक के अंदर खोल के भी देख सकते हैं उस बुक के अंदर क्या कहना चाह रहा है, बाकी मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि क्या कहना क्या चाह रहा है इस बुक के अंदर, इस क्वेश्चन के में। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा अभी, और 9 में कह रहा है कि भाई 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए और बी के, ये दोनों मिल करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। अब उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो उन पूरे लाइन सेगमेंट्स को जो है वो 4 इक्वल भाग में बांट देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि वो जो पॉइंट्स हैं जो मिलकर के इसके 4 टुकड़े करने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो अपने लिए पहला टास्क क्या है कि भाई पहला टास्क अपना ये रहेगा कि वो जो एक लाइन सेगमेंट को 4 टुकड़े में बांटने के लिए कितने पॉइंट्स होंगे। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि अगर 4 पॉइंट में बांटना है एक टुकड़े को तो कितने बीच में आने चाहिए, मतलब कि डिवाइडिंग के लिए। हालांकि डायग्राम बना हुआ है, अगर दिख रहा हो तो यहाँ से आप लोग बराबर चिटिंग कर सकते हैं। मतलब 3 पॉइंट चाहिए भाई, ए और बी वाला ये दिख रहा है ना, ए बी का मतलब लाइन सेगमेंट था, 4 भाग में बांटने के लिए सी डी ई, 3 पॉइंट आप बीच में और रख दीजिए, अपने आप निकल आएगा। अब यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि चारों पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। यानी एक अगर ये है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये चारों एक एक मतलब कि मिल करके इन सब का जो रेशियो है ना वो 1 1 1 1 1 1, ये सब मिल करके 4 बनाएंगे, 4 पार्ट बना देंगे। एक पोर्शन का अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर भी है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सब 2 सेंटीमीटर के रहेंगे, और सब मिला करके सबके ऐड ऑन कर दीजिए। सिमिलरली मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया कि मान लीजिए कि एक पोर्शन जो है आपका 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, मिला के 4 सेंटीमीटर का। तो ये इनके कहने का मतलब है। अब यहाँ से हमको पता क्या करना है कि C का कोऑर्डिनेट पता करना है, D का कोऑर्डिनेट पता करना है, E का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट। अब आप यहाँ पर अगर देखें, हमको निकालना जो है, सबसे पहले हम D का निकालेंगे, इसके अंदर से किसका निकालेंगे, D का। D बहुत फेवरेट नहीं है, बट क्या है कि यहाँ से निकालना इसका आसान है, और उसके बाद आगे के रास्ते सारे खुल जाएंगे। फिर कैसे निकलना है, D का निकालने के लिए इसको आप पूरे इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मान सकते हैं ना जी। मिड पॉइंट इन द सेंस कि अगर इसको हम देखें कि A और D का जो होना है रेशियो 2 हो जाएगा, ऐसे ही D और B का जो रेशियो रहेगा वो भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 उधर भी 2, इसीलिए इसको मान लेंगे मिड पॉइंट। और चूंकि मिड पॉइंट अब मिल गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए D के लिए। तो जब आप कोऑर्डिनेट D का निकाल रहे हैं, ये फ्रेम में है कि नहीं, लेट मी चेक, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ना यार फ्रेम से ही बाहर चला गया, जबकि मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा था अभी कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, मगर पता नहीं कहाँ चला गया था, गायब हो गया था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार, ये डायग्राम है ना, D का निकालने जा रहे हैं।
नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, यानी 2 भाग ऊपर और 2 भाग नीचे हैं। तो दोनों तरफ बराबर होने की वजह से हम यहाँ पर मिड पॉइंट आसानी से लगा सकते हैं। और चूंकि डी का मिल जाएगा तो फिर उसका आगे मैं बताता हूँ कितना बढ़िया और सारा रास्ता खुल जाएगा फिर आपका। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप कि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल रहे हैं। यहाँ पर डी का कोऑर्डिनेट इस तरफ, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आ जाता हूँ फिर से मैं इधर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, सभी को पता है बचपन से। तो इसके अंदर हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। डी का निकालना है ना हमें, तो हमारे लिए कौन कौन से a और b बन जाएंगे, मतलब कि x1 और x2 कौन बन जाएगा, दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट से इन दोनों के बीच का निकालना है ना। दो कोऑर्डिनेट के बीच का कौन है d, और दो कोऑर्डिनेट कौन से a और b। तो x2 अपना ये रहेगा, x1 ये रहेगा, y2 ये रहेगा, y1 ये रहेगा। वैल्यूज पुट करिए, फटाफट मिलता चला जाएगा। -2 इज योर x1 और 2 इज योर x2, और डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा -2 और +2 का मतलब 0, 0 बटा 2, 0 बटा सन्नाटा। और इधर क्या हो जाएगा हैं, y1 प्लस y2 था ना जी, 8 और 2, ये 4 कहाँ से आया, अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी फॉर दैट, ये गलती मेरी ही थी, कभी किसी का डाटा चल रहा होगा दिमाग में, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 2 प्लस 8 यानी 8 आई मीन 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 10 बटा 2, और इधर हो जाएगा 0 बटा 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये वाला 5 हो जाएगा, 0,5, ये डी का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। क्या निकल आएगा जी, 0,5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ओके, सिमिलरली आप आ जाइए सी के लिए, कोऑर्डिनेट फॉर सी। तो सी का अगर निकालना है, मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट सी है, सी का निकालना है, तो अब आप पूरा मत देखिए, अब आप लाइन सेगमेंट देखिए AD, AD इज योर लाइन सेगमेंट एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ ASD, है कि नहीं। AD इज योर लाइन सेगमेंट, अभी हमने D निकालने के लिए क्या किया कि AB इज योर लाइन सेगमेंट एंड D इज योर मिड पॉइंट। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि AD इज योर लाइन सेगमेंट एंड C इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर ये है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x2 इज योर दिस एंड दिस, -2 x1 हो जाएगा -2, और x2 इज योर 0, ये x2 बन जाएगा ना इन केस में, अगर कोऑर्डिनेट ये दोनों मिलकर बनाया तो x2 ही हो जाएगा, x1 ही हो जाएगा, y1 ही हो जाएगा, y2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और इधर हो जाएगा y के वाली केस में 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी -2/2 और 7/2। -2/2 का मतलब होता है -1, क्योंकि भैया ये कटेगा ना जी, -1 आ जाएगा। तो -1, 7/2 इज द कोऑर्डिनेट फॉर C, यानी अगर हम यहाँ लिख दें तो -1 and 7/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट। ऐसे ही हम E का निकालेंगे, E का, तो E के लिए भी वही करेंगे, हम लाइन सेगमेंट क्या मान लेंगे, DB, DB इज द लाइन सेगमेंट और E इज द मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्यों भाई कि x1 तुम्हारा 0 है और इधर को 2 है x2, ठीक है। 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 8, y1 इज योर 5 और y2 इज योर 8, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/2 मिलेगा, और 13/8, 5 13 13 13 13 शुरू, हाँ ठीक है ना। तो 2/2 का मतलब 1, और इधर का होगा 13/2। तो ये का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो E का निकलेगा, यानी 1,13/2 इज द रेशियो, आई मीन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ E पॉइंट। क्या, E पॉइंट। अब भैया क्वेश्चन नंबर 10 में लिख लूँ फटाक से, फिर करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करें सेशन को भी, मतलब कि एक्सरसाइज 7.2। सो लेट मी रेज द बोर्ड। तो मित्रों आपके डिस्प्ले पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या ही पूछता है कि फाइंड द रोम्बस ऑफ द वर्टिसेस आर। एक रोम्बस बना हुआ है, 4 वर्टिसेस जो गिवन है, इनसे मिलकर के एक रोम्बस बनता है। उस रोम्बस का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो मसला ये है कि भाई रोम्बस का एरिया निकालने के लिए पहले तो एरिया फार्मूला ही पता हो, रोम्बस का फार्मूला पता हो, रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला निकालने के लिए आप इस तरफ देख सकते हैं, यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स चाहिए, ठीक। ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं ना, 4 जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए A B C, दैट इज योर -1 and 4, एंड D इज योर -2 and -1। ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इन चारों कोऑर्डिनेट से मिल करके रोम्बस बन गया। A B C D सबको ऑर्डरली टेकन, यहाँ पे बोला है कि टेकन इन ऑर्डर।
तो सबको हम भी ऑर्डरली लगा लेंगे और ए बी सी की सभी कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को। तो हमें करना क्या है कि अब भाई डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए अपने को डायगोनल्स का भी तो सेपरेशन पता होना चाहिए ना कि डायगोनल्स की लेंथ कितनी है। तो हमारा काम इतना ही है कि हम डायगोनल्स का लेंथ निकाल लें और उनको मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, तो अपने को एरिया मिल जाएगा। तो इस तरफ देखिए आप लेफ्ट साइड की तरफ कि हम ए सी का निकालने जा रहे हैं, ए सी का यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ए सी डायगोनल जो है उसकी हम दूरी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला दैट इज नथिंग बट द x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड अंडर द रूट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके अंदर रख करके इसको सॉल्व करिए और x2 x1 की वैल्यू आपको पता ही है। ए सी का मतलब हुआ कि x2 इज़ योर -1 और x1 इज़ योर 2, है कि नहीं। तो यही हो रहा है और कुछ मसला है नहीं, बाकी सिंपल सा सॉल्यूशन मतलब कि कैलकुलेशन है। तो ये जो आपको निकलता है ए सी की जो वैल्यू मिल रही है ना आपको 4√2 है। ए सी की जो वैल्यू मिल रही है 4√2 मिल रही है। सिमिलरली आप बी डी के लिए निकालेंगे, तो बी डी के लिए जब निकालेंगे तो आप इसको चेक कर लीजिए कैलकुलेशन भी, बाकी मैं वैल्यू बोल रहा हूँ डायरेक्टली। बी डी की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 6√2 आ रही है, ठीक। तो दोनों डायगोनल्स का वैल्यू पता चल गया अपने को, दोनों डायगोनल्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमको इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना हाफ से। तो अब यहाँ पर हम निकाल लें रोम्बस। रोम्बस निकालने का मतलब एरिया का रोम्बस, आई मीन रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया निकालना है। हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी कर देंगे। ए सी इंटू बी डी का मतलब हुआ ना कि वही प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो ए सी की वैल्यू क्या है 4√2, बी डी की वैल्यू क्या है 6√2। तो √2 ये दो दिखाई दे रहे हैं आपस में, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे। अगले स्टेप में आपको दिख रहा होगा कि हाफ और ये 6 4 24 और ये जो हाफ का 2 रहेगा वो 24 को काट के बराबर 12 कर देगा और √2 का स्क्वायर होगा यानी सिर्फ 2 हो जाएगा। तो 12 इंटू 2 का मतलब 24, है कि नहीं। तो 24 स्क्वायर यूनिट जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा, दैट विल बी योर एरिया ऑफ अ रोम्बस। अगर ये कहीं कट जाए, क्योंकि भाई फ्रेम में तो मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है कि है, मगर पता नहीं जब मैं वीडियो चेक करता हूँ तो क्यों नीचे से चला गया होता है ये, पता नहीं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताया यार ये क्या मसला क्या है, कि जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि भाई इतना ठीक है, नज़र पूरा मतलब कि फ्रेम में आ रहा है, और जब वीडियो देखने के लिए बैठता हूँ तो फ्रेम से बाहर जा चुका है, जो नीचे वाली लाइनें होती हैं वो बाहर चला जाता है। पता नहीं क्या मसले हैं इसके, बताए कोई अगर किसी को पता हो तो। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अपने सहपाठी के साथ इसको भी शेयर करें और बने रहें। थोड़ा सा मतलब हम आएंगे जल्दी ही फिर एक्सरसाइज 3 को लेकर के। उससे पहले जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको लेके आऊँगा पहले एक पार्ट में, तो फिर उसका बाद एक्सरसाइज 7.3 लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, शुक्रन।